हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिब्यूनल वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जुडिशियरी के बारे में, जिसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए, स्टेट जुडिशियरी दो लेवल्स पर काम करती है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पे सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट। हर स्टेट या फिर कुछ केसेज में दो या ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होता है। ये कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं और इनका काम होता है स्टेट के अंदर जस्टिस को अपहोल्ड करना। हाई कोर्ट के नीचे का लेवल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिन्हें हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। ये कोर्ट्स एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर लोगों के सिविल और क्रिमिनल केसेज हैंडल करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट फंक्शंस अंडर द हाई कोर्ट। तो देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं। हाई कोर्ट इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों कंट्रोल रखता है, यानी कि हाई कोर्ट इन कोर्ट्स के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको डायरेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑपरेट्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसके अंदर सिविल जज, मजिस्ट्रेट्स और सेशन कोर्ट जैसे लोअर लेवल्स के कोर्ट्स आते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर सिटीजन को लोकल लेवल पर ही जस्टिस मिल सके। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जुडिशियरी का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दिए गए हैं। इनका मेन एम है कोर्ट्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और उन्हें एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट बनाना। तो चलिए हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से 237 तक दिए गए हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट सबऑर्डिनेट कोर्ट के एम के बारे में बताता है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 233 से 237 तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनका मेन पर्पज है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और उन्हें एग्जीक्यूटिव से अलग और इंडिपेंडेंट रखना। ये इसलिए क्योंकि जस्टिस तभी अच्छे से काम कर पाता है जब जजेस बिना किसी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के अपना काम कर सके। इसीलिए इन आर्टिकल्स के थ्रू अपॉइंटमेंट, कंट्रोल और पावर्स का एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखी है। ये टॉपिक आर्टिकल 233 के अंडर आता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, यानी गवर्नर अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। हाई कोर्ट की एडवाइस यहाँ पे ज़रूरी होता है। इसका पर्पज है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। यहाँ पे पहला क्वालिफिकेशन है कि जिस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा रहा है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम कर रहा व्यक्ति डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकते। यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट को कम से कम 7 साल तक एडवोकेट या प्लीडर के रूप में काम किया हुआ होना चाहिए, यानी उनके पास कोर्ट रूम का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने का लायक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है अगर कैंडिडेट को हाई कोर्ट रेकमेंड करे। तो देखिए, विदाउट रिकमेंडेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इससे इंश्योर होता है कि सिलेक्शन जुडिशियल मेरिट पे हो, पॉलिटिकल कनेक्शन पे नहीं। तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में, जैसे सिविल जजेस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। ये प्रोसेस आर्टिकल 234 के अंडर आता है। तो देखिए, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। यानी कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन गवर्नर यहाँ भी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। उनको कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में पहला कंसल्टेशन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। यहाँ पे पीएससी का रोल होता है एलिजिबल कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना, एग्जाम्स लेना और मेरिट लिस्ट बनाना। इस प्रोसेस में दूसरा और इक्वली इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन होता है हाई कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट इंश्योर करता है कि सिलेक्शन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कंसीडरेशंस पे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं एक बैलेंस सिस्टम जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पीएससी और जुडिशियरी यानी कि हाई कोर्ट, ये तीनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ही जज बनाया जाए। तो ये था अदर जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट के कंट्रोल के बारे में जो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर रखता है। ये कंट्रोल आर्टिकल 235 के अंडर दिया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, हाई कोर्ट का कंट्रोल सिर्फ जुडिशियल डिसीजन तक सीमित नहीं है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होते हैं, जैसे जजेस का पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव सैंक्शन करना। यानी कि किस जज को कहाँ अपॉइंट करना है, कौन हायर पोस्ट के लिए लायक है और कब लीव मिलेगा, ये सब हाई कोर्ट डिसाइड करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट का कंट्रोल उन सभी जजेस पर अप्लाई होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के रैंक पर होते हैं। इसमें आते हैं सिविल जजेस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और दूसरे लोअर कोर्ट ऑफिशियल्स। इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुडिशियरी के अंदर डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। अगर कोई जज अपने ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा रहा तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, चाहे वो सस्पेंशन हो या इंक्वायरी। तो इस पार्ट में हमने ये समझा आर्टिकल 235 के थ्रू हाई कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी रोल दिया गया है, ताकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स प्रॉपर डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के साथ काम करे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज का क्या मतलब होता है। तो देखिए, आर्टिकल 236 के अंडर इस टर्म को ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, बल्कि कई जुडिशियल ऑफिसर्स इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताता है कि सिटी सिविल कोर्ट के जज भी डिस्ट्रिक्ट जज के स्कोप में आते हैं। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, उन्हें भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है चीफ जज ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो देखिए, ये वो कोर्ट्स होते हैं जो छोटी मोटी सिविल डिस्प्यूट्स जैसे रेंट,
या रिकवरी के केसेस देखते हैं। इसका हेड जज भी डिस्ट्रिक्ट जज कैटेगरी में काउंट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस और कुछ स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होती है, उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इस ब्रॉड इंटरप्रिटेशन का मकसद ये है कि हाईकोर्ट का कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स पर अप्लाई हो सके, सिर्फ 1 या 2 डेजिग्नेशंस तक लिमिटेड ना हो। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने ये समझा आर्टिकल 236 के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज एक अम्ब्रेला टर्म बन जाती है जिसमें मल्टीपल जुडिशियल पोस्ट आ जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन जुडिशियल सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो इस स्लाइड में हमने अभी तक आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 236 को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 237 के बारे में, जो बाकी प्रोविजंस का सर्टेन मजिस्ट्रेट्स पर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल एक फ्लेक्सिबल पावर प्रोवाइड करता है गवर्नर को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 237 गवर्नर कैन अप्लाई प्रोविजंस टू एनी क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट्स। यानी कि इस आर्टिकल के तहत गवर्नर को पावर दिया गया है कि वो चाहे तो आर्टिकल्स 233 टू 236 वाले प्रोविजंस को किसी भी क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट्स पर अप्लाई कर सकता है। यानी अगर ज़रूरत हो तो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के और भी ऑफिशियल्स को इस लीगल फ्रेमवर्क के अंडर लाया जा सकता है। इस प्रोविज़न का मेन मकसद है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि वो अपने स्टेट के जुडिशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से इन आर्टिकल्स का स्कोप बढ़ा सके। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने ये समझा आर्टिकल 237 एक एनेबलिंग प्रोविज़न है जो जुडिशियरी को और ज़्यादा एडेप्टेबल बनाता है। इससे इंश्योर होता है कि हर मजिस्ट्रेट या जज चाहे किसी भी क्लास का हो, एक स्टैंडर्ड जुडिशियल फ्रेमवर्क के अंडर काम करे। तो इस स्लाइड में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर और उनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो देखिए, ये कोर्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड। तो चलिए हायरार्की के फॉर्मेट में इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ द हायरार्की है हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट में सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट। हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है जो पूरे स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। हाई कोर्ट अपील सुनता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जस्ट नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट। ये कोर्ट दोनों सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करता है। जब सिविल मैटर होता है तो जज को डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब क्रिमिनल मैटर होता है तो वही जज सेशंस जज कहलाते हैं। अब बात करते हैं सिविल साइड की हायरार्की की। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होता है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, जहां स्लाइटली लोअर वैल्यू के सिविल डिस्प्यूट्स हैंडल किए जाते हैं। और उसके नीचे होती है मुंसिफ्स कोर्ट, जहां छोटी मोटी सिविल केसेज जैसे प्रॉपर्टी इशूज, रेंट डिस्प्यूट्स वगैरह वगैरह सॉल्व किए जाते हैं। वहीं अगर हम क्रिमिनल साइड देखें तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ये कोर्ट थोड़े सीरियस क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करता है, लेकिन सेशंस लेवल के नहीं। इसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जहां छोटी मोटी क्रिमिनल केसेज जैसे थेफ्ट, माइनर असॉल्ट वाले मैटर्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर और उनकी जुरिस्डिक्शन, एक क्लियर हायरार्की जो दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेज के लिए डिफाइंड है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर केस उसके लेवल के हिसाब से सही कोर्ट में जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के रोल और पावर्स के बारे में। ये पोस्ट सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में सबसे ऊपर होती है और इसका रोल जुडिशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है।
तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट जज इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में ये जुडिशियरी का हेड होते हैं और उसके अंडर आते हैं सभी लोअर कोर्ट्स जैसे सिविल जज, मजिस्ट्रेट्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट जज हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो किसी केस का पहली बार ट्रायल कर सकते हैं, जबकि अपीलेट जुरिस्डिक्शन में वो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज कॉल्ड सेशंस जज व्हेन हियरिंग क्रिमिनल केसेज। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल केसेस सुनते हैं तो उसे हम सेशन जज कहते हैं। सिविल मैटर्स में वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और क्रिमिनल मैटर्स में सेशन जज। यानी कि पोस्ट वही होती है, बस काम के हिसाब से टाइटल बदल जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पावर्स के बारे में। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास दो तरह की पावर्स होती है, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। जुडिशियल पावर्स का मतलब है केसेस डिसाइड करना और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब है लोअर कोर्ट्स के जजेस का सुपरविजन, उनका ट्रांसफ़र या उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट जज कैन इम्पोज लाइफ और कैपिटल पनिशमेंट। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सीरियस केसेज भी यही जज सुनता है। ये डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डेथ सेंटेंस तभी वैलिड होता है जब हाईकोर्ट उसे कॉन्फर्म करे। यानी कि डेथ पनिशमेंट इज सब्जेक्ट टू हाईकोर्ट कॉन्फर्मेशन। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जो ना सिर्फ न्याय देता है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियल सिस्टम भी मैनेज करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ में हम डिटेल में समझेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाकी के स्ट्रक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के नीचे सिविल साइड पर सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट होता है और क्रिमिनल साइड पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। यहाँ पे हर साइड के कोर्ट्स की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। तो चलिए पहले सिविल साइड से शुरू करते हैं। तो सिविल साइड में सबसे पहले आता है सबऑर्डिनेट जज। इस जज के पास अनलिमिटेड पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन होती है। यानी वो किसी भी अमाउंट के सिविल डिस्प्यूट का ट्रायल कर सकते हैं, चाहे केस 1 लाख का हो या 1 करोड़ का, सबऑर्डिनेट जज उसे सुन सकते हैं। इसके नीचे आता है मुंसिफ्स कोर्ट। इनके पास लिमिटेड पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन होती है। यानी वो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट तक के सिविल केसेस सुन सकते हैं। ये लिमिट हर स्टेट के हाईकोर्ट के रूल्स के हिसाब से वेरी करती है। जैसे कुछ स्टेट्स में 1 लाख तक, कुछ स्टेट्स में 5 लाख तक। अब चलते हैं क्रिमिनल साइड की तरफ। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला लेवल होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये उन क्रिमिनल केसेज का ट्रायल करते हैं जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है, जैसे सीरियस थ्रेट, एसोल्ट, फ्रॉड जैसे केसेज। इसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए, ये सिर्फ उन केसेज का ट्रायल कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, जैसे पीटी थेफ्ट, माइनर एसोल्ट या पब्लिक न्यूइजेंस के केसेज। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा सिविल साइड में कोर्ट्स का डिफरेंस उनकी मनी वैल्यू के हिसाब से होता है, जबकि क्रिमिनल साइड में सज़ा के ड्यूरेशन के बेसिस पर। ये स्ट्रक्चर्ड हायरार्की इंश्योर करती है कि हर केस सही लेवल पर एफिशिएंटली हैंडल हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो स्पेशल टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में।
तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सिटिल सिविल कोर्ट्स। ये कोर्ट्स स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में बनाए जाते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में। इन कोर्ट्स के हेड होते हैं चीफ जजेस, और ये मेनली सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं जो लार्ज सिटीज़ के कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं। क्रिमिनल साइड में मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। इन मजिस्ट्रेट्स के पास लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे कि छोटी छोटी ऑफेंसेज का ट्रायल करना, जैसे ट्रैफिक वायलेशंस, माइनर थेफ्ट या पब्लिक डिसऑर्डर। इन कोर्ट्स का क्विक डिस्पोजल सिस्टम होता है ताकि बड़े शहरों में बैकलॉग ना बने। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जुडिशियरी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, जहां सिटी सिविल कोर्ट्स और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एफिशिएंटली काम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के बारे में। तो देखिए, इनका काम होता है छोटी वैल्यू के सिविल केसेज को स्पीडीली सॉल्व करना, जैसे रेंट डिस्प्यूट्स, रिकवरी ऑफ स्मॉल अमाउंट्स या प्रॉपर्टी पोजेशन के छोटे मैटर्स। इन कोर्ट्स में समरी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, यानी केसेज क्विकली डिस्पोज किए जाते हैं विदाउट लेंथी ट्रायल्स। तो दोस्तों, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स कॉमन लोगों के लिए फर्स्ट जस्टिस का एक इम्पोर्टेंट मीडियम बन चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब हम बात करेंगे पंचायत कोर्ट्स के बारे में, जो गांव के स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन कोर्ट्स का रोल होता है छोटी मोटी डिस्प्यूट्स को लोकल लेवल पर ही सुलझा देना। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि पंचायत कोर्ट्स का मेन काम होता है पीटी सिविल और क्रिमिनल केसेज का ट्रायल करना, यानी छोटी डिस्प्यूट्स जैसे माइनर थेफ्ट, गांव में झगड़ा, प्रॉपर्टी बाउंड्री इशूज या स्मॉल रिकवरी मैटर्स। इनका एम होता है फर्स्ट और लो कॉस्ट जस्टिस, बिना सिटी कोर्ट्स जाए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज न्याय पंचायत, ग्राम कुचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत ETC। यानी कि अलग अलग राज्यों में इन कोर्ट्स के नाम अलग होते हैं, जैसे कई स्टेट्स में इन्हें कहा जाता है न्याय पंचायत। ये मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखा जाता है। कई जगह ये कोर्ट्स ग्राम कुचहरी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में ये नाम कॉमन है। यहाँ पर भी लोकल विलेज लेवल डिस्प्यूट्स को स्पीडीली सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरह कुछ स्टेट्स में इन्हें अदालती पंचायत या पंचायत अदालत भी कहा जाता है। इसका नाम भले ही अलग हो, लेकिन पर्पज सेम है, ग्रासरूट लेवल पर न्याय देना विथ सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा पंचायत कोर्ट हमारे रूरल जस्टिस सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि गांव के लोगों को सिंपल और फास्ट न्याय मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो इंडिया में सभी लोगों को फ्री लीगल एड और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका मेन गोल है कि गरीब, कमज़ोर और समाज के हर हिस्से तक न्याय पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ नालसा। तो देखिए, नालसा का फाउंडेशन आर्टिकल 39A पर बेस्ड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP का हिस्सा है। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस एंड एंश्योर्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो सभी गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले बिना किसी भेदभाव के। जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी,
यानी हर किसी को बराबर का मौका मिले अपना केस रखने का। नालसा इंश्योर करता है कि ये लीगल एड ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, चाहे वो लीगल अवेयरनेस हो, लीगल असिस्टेंस हो या लोक अदालत, सब कुछ नालसा के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों, नालसा का पर्पज़ सिर्फ कानून बनाना नहीं बल्कि कानून को आम आदमी तक पहुंचाना है, ताकि जस्टिस सिर्फ एक प्रिविलेज ना रहे बल्कि एक राइट बन जाए। अब हम जानेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के बारे में, जिसने नालसा को एक ऑफिशियल रूप दिया। तो देखिए, दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1995 एंड इट एस्टैब्लिश्ड नालसा एज द सेंट्रल अथॉरिटी। तो इस एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया था 1987 में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लागू हुआ था 1995 में। इस एक्ट का मेन एम था एक ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट जहां हर व्यक्ति को लीगल एड मिल सके, स्पेशली उन लोगों को जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड हैं। इसी एक्ट के अंडर नालसा को बनाया गया एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर लीगल एड प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया। तो सिंपल भाषा में ये एक्ट ने इंश्योर किया कि पूरे देश में एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन नालसा के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जस्टिस एक्सेसिबल भी हो और टाइमली भी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम जानेंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर का स्ट्रक्चर क्या है, यानी किस तरह से लीगल एड का पूरा नेटवर्क इंडिया में काम करता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है नालसा, जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है। इसका मेन काम है पूरे देश में लीगल एड पॉलिसीज को बनाना और कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद आते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। ये हर स्टेट में होते हैं और नालसा के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल पर लीगल एड स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। हर स्टेट में एक हाईकोर्ट का जज इनका चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट लेवल पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो देखिए, ये हर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और लीगल एड को जिला स्तर तक ले जाते हैं। इनका हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और यहाँ पे सबसे ग्राउंड लेवल पर होते हैं तालुक लीगल सर्विसेज कमिटीज। ये कमिटीज छोटी कोर्ट्स और रूरल एरियाज में लीगल एड प्रोवाइड करती है। इनका फोकस होता है कि गांव और छोटी टाउन्स तक भी न्याय पहुंच सके। तो दोस्तों, इस एक्ट के अंडर एक 4 टायर सिस्टम बनाया गया है: नालसा, स्टेट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और तालुक कमिटीज, ताकि जस्टिस हर कोने तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नालसा। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस, यानी कि इसका मेन गोल है गरीब, कमज़ोर और मार्जिनलाइज्ड लोगों को फ्री और अच्छी क्वालिटी की लीगल हेल्प प्रोवाइड करना। इसका मतलब है पैसा हो या ना हो, जस्टिस सबके लिए हो। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो देखिए, नालसा लोक अदालत का आयोजन करता है, जहां लोग जल्दी, सस्ते और बिना कोर्ट के चक्कर काटे अपना विवाद सुलझा सकते हैं। ये एक तरह का इनफॉर्मल कोर्ट होता है, जहां दोनों पार्टीज के बीच समझौता होता है। यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव है नालसा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाता है, और ये काम किया जाता है लीगल लिटरेसी कैंप्स के जरिए, जहां आम लोगों को बताया जाता है कि उनके राइट्स क्या है और उन्हें कैसे यूज करें। तो दोस्तों, नालसा का मिशन है जस्टिस एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और अंडरस्टेबल हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे नालसा या किसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू मिलने वाली लीगल सर्विसेज में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है पेमेंट ऑफ कोर्ट फी एंड लीगल एक्सपेंसेज।
तो देखिए, जब किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति को लीगल एड मिलती है तो कोर्ट फीस और अदर्स खर्चे नालसा या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बियर करती है। यानी यहाँ पे केस फाइल करने के लिए पैसे की चिंता नहीं है। यहाँ पे दूसरा है सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को दूसरे पार्टी तक पहुँचाना, नोटिस भेजना या समन्स देना, ये सब भी लीगल सर्विसेज का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय लॉयर्स। तो देखिए, नालसा क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लॉयर्स अपॉइंट करता है जो नीडी पर्सन्स के लिए कोर्ट में उनका केस लड़ते हैं बिना किसी फी के। यानी प्रॉपर वकील की मदद भी मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर्स ETC। यानी कि अगर किसी जजमेंट के बाद अपील फाइल करनी हो तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क चाहिए वो भी नालसा के थ्रू तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा लीगल एड का मतलब सिर्फ वकील देना नहीं है, बल्कि पूरे लीगल जर्नी में मदद करना, कोर्ट फी से लेकर अपील तक सब कुछ कवर होता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम जानेंगे हु इज एलिजिबल फॉर लीगल एड, यानी कौन कौन से लोग फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मेंबर्स ऑफ SC एंड ST। तो देखिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक राइट मिलता है फ्री लीगल एड का, बिना किसी इनकम प्रूफ के भी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वोमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि सभी महिलाएं और बच्चे, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो, लीगल एड के लिए एलिजिबल होते हैं। ये उनका अधिकार है, स्पेशली केसेज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, कस्टडी या हैरेसमेंट में। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है विक्टिम्स ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो देखिए, ये कैटेगरी थोड़ी ब्रॉड है। इसमें आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या लेबरर्स, नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित लोग जैसे फ्लड, ड्रोट या अर्थक्वेक विक्टिम्स, और मास वायलेंस या इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के शिकार लोग। इन सभी को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। यहाँ पे चौथा पॉइंट है पर्सन्स इन कस्टडी, यानी जो लोग जेल में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं या किसी प्रोटेक्टिव होम में रखे गए हैं, उन्हें भी लीगल रिप्रेजेंटेशन और एडवाइस फ्री मिलता है उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पांचवा पॉइंट है पर्सन्स विथ लो इनकम। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1,25,000 से कम है तो वो भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होते हैं। ये लिमिट स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट केसेज के लिए होता है, स्टेट लेवल के लिए ये लिमिट अलग हो सकती है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा नालसा इंश्योर करती है कि न्याय हर इंसान तक पहुँचे जिसे सच में ज़रूरत है। तो इस स्लाइड में हमने देखा नालसा एक ऐसी सरकारी अथॉरिटी है जो न्याय सबके लिए एक्सेसिबल बनाती है, बिना पैसे की चिंता किए, बिना डर के और बिना लंबी प्रोसीजर्स के। ये हमारे देश की कानूनी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। ये हमारे देश के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जहां न्याय मिलता है सिंपल, क्विक और पीसफुल तरीके से। तो चलिए समझते हैं लोक अदालत क्या होता है, कैसे काम करता है और लोगों के लिए क्यों फायदेमंद है। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ लोक अदालत। तो इसका मतलब है पीपल्स कोर्ट, यानी कि लोगों की अदालत। ये एक ऐसी कोर्ट है जहां आम लोग अपने केस का हल निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम और पैसे के। ये एक तरह की समझौता अदालत है जहां दोनों पक्ष मिलके बातचीत से अपना झगड़ा सुलझा सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन, यानी कि लोक अदालत एक पुरानी और आसान तरीके की न्याय व्यवस्था है। ये एक ऐसी जगह है
जहां जज के सामने दोनों पक्ष अपना पॉइंट्स रखते हैं और अगर दोनों मान जाते हैं तो बिना किसी अपील के केस वहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो देखिए ये पूरा सिस्टम गांधी जी के विचारों पर आधारित है, जैसे अहिंसा, समझौता और सत्य। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोर्ट के चक्कर से बेहतर है कि लोग बैठ के बात करें और आपस में समस्या का हल निकाले। लोक अदालत भी इसी अप्रोच को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ एडीआर, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर का मतलब होता है ऐसे तरीके जिनके जरिए कोर्ट के बाहर ही केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं। लोक अदालत उनमें से एक इम्पोर्टेंट तरीका है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मल, चीप एंड स्पीडी जस्टिस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत में प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोर्ट फीस नहीं होती और फैसला तुरंत मिलता है। यहाँ पे लोगों का पैसा और समय दोनों बचता है, इसलिए इसे सस्ता, सरल और तेज़ी से मिलने वाला न्याय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई छोटा मोटा सिविल या क्रिमिनल केस है जहाँ दोनों पक्ष समझौता करने को रेडी है, तो लोक अदालत एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑफ लोक अदालत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक अदालत के शुरू होने की। तो देखिए, पहला लोक अदालत कैंप 1982 में गुजरात में लगाया गया था। ये एक एक्सपेरिमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन एम था लोगों के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करना। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 1982 के बाद लोक अदालत को एक लीगल पहचान तब मिली जब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट को 1987 में पास किया गया। इस एक्ट के थ्रू लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी अब ये सिर्फ एक समझौता सिस्टम नहीं रहा, बल्कि ऑफिशियली लॉ का एक पार्ट बन गया। इस लीगल बैकिंग का मतलब ये है कि लोक अदालत के डिसीजंस लीगल होते हैं और उनका सेम वैल्यू होता है जैसे किसी सिविल कोर्ट के जजमेंट का। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि लोक अदालत का डिसीजन फाइनल होता है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती। इनका डिसीजन फाइनल इसलिए होता है क्योंकि ये फैसला म्यूचुअल कॉन्सेंट से होता है, इसलिए बाद में किसी पार्टी को ये कहने का अधिकार नहीं होता कि मैं अपील करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा लोक अदालत सिर्फ एक इनफॉर्मल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है जिसके थ्रू आप अपने डिस्प्यूट्स को जल्दी, सस्ते और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट के चक्कर लगाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो देखिए, ये काम करता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी बॉडी होती है जो ये इंश्योर करती है कि लोगों को सस्ता और एक्सेसिबल न्याय मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। यानी सिर्फ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी भी लोक अदालत का आयोजन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेवल पर लोक अदालत का सिस्टम अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोक अदालत होती कहाँ है और कब होती है। तो देखिए, इट कैन बी हेल्ड एट इंटरवल्स एंड प्लेसेज एज डिसाइडेड बाय दिस बॉडीज। यहाँ पे ये एट और इंटरवल्स अलग है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। यानी कि यही लीगल सर्विसेज बॉडीज डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर और किस डेट को लोक अदालत लगाई जाएगी। ये अक्सर कोर्ट्स, कम्युनिटी सेंटर या किसी पब्लिक प्लेस पर होती है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा लोक अदालत एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसे लीगल अथॉरिटीज ही मैनेज करती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे।
अब हम डिस्कस करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत, यानी कि लोक अदालत किन केसेज को सुन सकती है और किन केसेज को नहीं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, लोक अदालत कैन रिजोल्व पेंडिंग कोर्ट केसेज, यानी कि लोक अदालत उन केसेज को सुन सकती है जो पहले से किसी कोर्ट में पेंडिंग है। अगर दोनों पार्टी चाहे तो अपने केस को कोर्ट से लोक अदालत में ट्रांसफ़र करा सकती है ताकि जल्दी और समझौते से हल निकाला जा सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, लोक अदालत कैन रिजोल्व प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लोक अदालत उन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल कर सकती है जो अभी कोर्ट में फाइल ही नहीं हुए हैं। इन्हें ही हम कहते हैं प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स, मतलब झगड़ा स्टार्ट हो गया है लेकिन केस अभी भी फाइल नहीं हुआ है। ऐसे मैटर्स को भी लोक अदालत सॉल्व कर सकती है कोर्ट जाने से पहले ही। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि लोक अदालत कैन नॉट डील विथ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेज, यानी कि लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज को डील नहीं कर सकती। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज का मतलब होता है ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेज जो सीरियस होते हैं, जैसे मर्डर, रेप और डेकोइटी। इन पर लोक अदालत में हेयरिंग नहीं होती, ये सिर्फ रेगुलर कोर्ट्स में ही डिसाइड होते हैं। तो सिंपल भाषा में लोक अदालत उन्हीं मैटर्स को सुन सकती है जो या तो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हो या कोर्ट जाने से पहले ही सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो केसेज कंप्रोमाइज के लायक हो। सीरियस क्रिमिनल केसेज का जुरिस्डिक्शन लोक अदालत के पास नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम जानेंगे कि लोक अदालत किस तरह के केसेज या मैटर्स को हैंडल करता है। ये जानना इम्पोर्टेंट है ताकि लोग समझ सके कि कौन से डिस्प्यूट्स वो यहाँ लेकर आ सकते हैं बिना कोर्ट के चक्कर काटे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े, तलाक, मेंटेनेंस या बच्चों की कस्टडी जैसे मामले लोक अदालत सुन सकती है। अगर दोनों पक्ष समझौता करने के लिए तैयार हो तो लोक अदालत इन मैटर्स को आसानी से सॉल्व कर सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेज। इसका मतलब है छोटी मोटी चोरी या झगड़े जिसमें दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं। ऐसे मामले लोक अदालत में सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों साइड की कॉन्सेंट हो। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो देखिए, जब सरकार किसी की ज़मीन किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करती है और पैसा या कॉम्पेंसेशन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो ऐसे केसेज भी लोक अदालत में सुने जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लेबर डिस्प्यूट्स। जैसे मजदूरों को सैलरी ना मिलना, इलीगल टर्मिनेशन या वर्किंग कंडीशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर समझौता करने के मूड में हो तो लोक अदालत उनका केस भी रिजॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर ग्रीवेंसेज। तो देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट, सर्विस डिले या ओवरचार्जिंग, तो ऐसे कंज्यूमर मैटर्स भी लोक अदालत में सॉल्व किए जा सकते हैं बिना कोर्ट की लेंथी प्रोसेस के। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अदर पब्लिक यूटिलिटी इशूज सच एज पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एटीसी। तो देखिए, अगर किसी को सरकारी सर्विस से रिलेटेड दिक्कत है, जैसे पेंशन डिले हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी बिल गलत आया है, तो लोक अदालत इन मामलों को भी हैंडल कर सकती है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा लोक अदालत का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। ये उन सारे मामलों में हेल्प करता है जहां कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे पावर्स ऑफ लोक अदालत के बारे में। तो देखिए, दे हैव सेम पावर एज सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी 1908, यानी कि लोक अदालत के पास वही पावर्स होती है
जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या शामिल है। यहाँ पे पहला पॉइंट है पावर टू समन विटनेसेज। तो देखिए, लोक अदालत किसी भी गवाह को बुला सकती है, यानी समन कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिविल कोर्ट करती है। अगर किसी केस में गवाह जरूरी है तो उसे बुलाने का पूरा अधिकार लोक अदालत के पास होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, लोक अदालत किसी भी पार्टी से जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, जिसे हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर केस सोल्व करने के लिए कोई फाइल, एग्रीमेंट या रिपोर्ट जरूरी हो तो लोक अदालत उसकी डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिडेविट बेस्ड एविडेंस। तो लोक अदालत में ओरल एविडेंस के अलावा लिखित गवाही भी ली जा सकती है, जिसे हम एफिडेविट कहते हैं। यहाँ पे पार्टीज अपनी बात को एफिडेविट के जरिए प्रेजेंट कर सकती है, जिसे लीगल प्रूफ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट यह कहता है कि लोक अदालत किसी पब्लिक ऑफिस से भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, जैसे सरकारी फाइल्स, रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स। इसे हम कहते हैं रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर कोई जरूरी पेपर गवर्नमेंट के पास है तो लोक अदालत उसे मंगवा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड्यूर स्पेसिफाइड बाय लोक अदालत। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोक अदालत अपना प्रोसीड्यूर खुद डिसाइड कर सकती है। यानी ट्रेडिशनल कोर्ट्स की तरह उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। वो केस के नेचर के हिसाब से आसान समझौता बेस्ड तरीका एडॉप्ट कर सकती है, जिससे लोगों को स्पीडी और फ्रेंडली जस्टिस मिले। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने समझा लोक अदालत सिर्फ एक इनफॉर्मल बॉडी नहीं है, उसके पास प्रॉपर लीगल पावर्स है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अवार्ड और डिसीजन ऑफ लोक अदालत के बारे में। तो देखिए, जब लोक अदालत किसी केस का फैसला करती है तो उसे कहते हैं अवार्ड। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये कहता है लोक अदालत का अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होता है। यानी दोनों पार्टीज को उस फैसले को मानना पड़ता है। इसमें कोई सोच लेंगे या बाद में देखेंगे वाली बात नहीं होती। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लोक अदालत का अवार्ड बिल्कुल वैसे ही माना जाता है जैसे सिविल कोर्ट का डिसीजन या कोर्ट डिक्री। यानी उसका लीगल वैल्यू उतना ही स्ट्रोंग होता है। अगर किसी पार्टी ने डिसीजन नहीं माना तो उसके अगेंस्ट एनफोर्समेंट एक्शन भी हो सकता है, जैसे सिविल कोर्ट के ऑर्डर के केस में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नो अपील इज अलाउड। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट कहता है कि लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट अपील अलाउड नहीं होती। ये इसलिए क्योंकि ये डिसीजन दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट से आता है, और इसीलिए किसी एक पार्टी को बाद में ये कहने का राइट नहीं होता कि मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ और अपील करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा लोक अदालत का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है और उसके अगेंस्ट अपील का ऑप्शन भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ आने से पहले पार्टीज को तैयार होना चाहिए कि वो समझौते के लिए सीरियस है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब हम समझने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत के बारे में। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट है नो कोर्ट फी। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोक अदालत में कोई कोर्ट फी नहीं लगती। अगर आपने पहले से कोर्ट फी पे की होती है और बाद में केस लोक अदालत में चला जाता है तो वो फी भी वापस मिल जाती है। यानी न्याय लेने का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो। नेक्स्ट बेनिफिट है क्विक एंड फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स। तो देखिए, लोक अदालत में फॉर्मल कोर्ट जैसे लेंथी प्रोसीजर्स नहीं होते। यहाँ प्रोसेस सिंपल होती है, पेपर वर्क कम होता है और डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं। यहाँ पे कभी कभी तो एक ही दिन में मैटर का सॉल्यूशन निकल जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट है
डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ कॉन्सिलिएटर्स। यानी कि तीसरी बेनिफिट ये है कि पार्टीज डायरेक्टली कॉन्सिलिएटर से बात कर सकती है। इसका मतलब है बीच बचाव करने वाले जज टाइप लोग जो दोनों साइड की बात सुनकर समझौता करवाते हैं। ये डायरेक्ट इंटरेक्शन प्रोसेस को फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट बना देता है। नेक्स्ट बेनिफिट है टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे चौथा पॉइंट ये कहता है कि लोक अदालत सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। यहाँ पे ना तो महीनों तक डेट्स मिलती है और ना ही लॉयर्स के चार्जेस बार बार लगते हैं। इस केस में एक ही जगह एक ही दिन में काम निपट जाता है। स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड एमिकेबल सेटलमेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ डिसीजंस लड़ाई झगड़े से नहीं समझौते से होते हैं। लोक अदालत का मकसद होता है दोनों पार्टीज के बीच एमिकेबल सेटलमेंट यानी शांति और समझौते से हल। इससे रिश्ते भी बचते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा लोक अदालत एक ऐसी सिस्टम है जहाँ आपको मिलेगा तेज़ी से न्याय बिना कोर्ट के खर्चे और कॉम्प्लेक्सिटी के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एडीआर यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने डिस्प्यूट्स या झगड़े कोर्ट जाए बिना जल्दी और आसानी से सुलझाते हैं। इसमें मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत जैसे तरीके शामिल होते हैं। मतलब एक तरह का फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव न्याय सिस्टम। यहाँ पे पहला एडवांटेज है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। तो देखिए एडीआर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत ही कम खर्चे वाला प्रोसेस होता है। ना ज़्यादा कोर्ट फी लगती है ना एक्सपेंसिव लॉयर की फीस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो न्याय मिलता है वो भी पॉकेट फ्रेंडली तरीके से। नेक्स्ट एडवांटेज है इट इज़ ए लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दूसरा फायदा है कि ये बहुत कम समय लेता है। जहां कोर्ट केसेस सालों तक चलते हैं वही एडीआर मेथड्स जैसे लोक अदालत, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन कुछ दिनों में या एक ही सिटिंग में डिस्प्यूट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तीसरा एडवांटेज है इट इज़ फ्री फ्रॉम लीगल टेक्निकलिटीज। यानी कि एडीआर में कोर्ट की तरह स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स रूल्स या एविडेंस की टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं होते। यहाँ कॉमन लैंग्वेज में बात होती है जो आम आदमी भी इजीली समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री डिस्कशन विदाउट लीगल फेयर। तो देखिए एडीआर एक फेयर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज खुलकर बात कर सकती है बिना किसी लीगल प्रेशर के। इससे सच सामने आता है और सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हियर इज नो विनर और लूजर, इट फोकसेज ऑन रिलेशनशिप रिस्टोरेशन। तो देखिए सबसे यूनिक बात यह है कि एडीआर में कोई जीत या हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ फोकस होता है दोनों तरफ की बातों को समझकर रिलेशनशिप को रिस्टोर करने पर। खासकर फैमिली, बिजनेस या नाइबर डिस्प्यूट्स में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं रिश्ते बचाने के लिए। तो दोस्तों लॉ कमीशन भी कहता है कि एडीआर इज ए बेटर, फास्टर और पीसफुल वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। आज के ज़माने में एडीआर एक स्मार्ट न्याय का मॉडल बन चुका है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने बात की लोक अदालत के बारे में और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे परमानेंट लोक अदालत के बारे में। तो देखिए पिछले स्लाइड में हमने लोक अदालत को डिटेल में समझा था। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि परमानेंट लोक अदालत से कैसे अलग है। तो लोक अदालत एक टेम्पोररी कोर्ट होती है जहाँ पार्टीज अपने डिस्प्यूट्स का कंप्रोमाइज़ करके सेटल करते हैं। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो लोक अदालत डिसीजन नहीं दे सकती और केस रेगुलर कोर्ट में वापस चला जाता है।
दूसरी तरफ परमानेंट लोक अदालत एक रेगुलर बॉडी होती है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन के केसेज सुनती है। अगर यहाँ पे कंप्रोमाइज़ फेल हो जाए तो परमानेंट लोक अदालत खुद डिसीजन दे सकती है जो बाइंडिंग होता है। यही दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो चलिए अब परमानेंट लोक अदालत को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लीगल बेसिस और परमानेंट लोक अदालत। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि परमानेंट लोक अदालत की स्थापना हुई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर। ये एक्ट एक इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क है जो फ्री लीगल एड और क्विक जस्टिस प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002 फॉर प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। तो देखिए 2002 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में। इस अमेंडमेंट का पर्पस था कि प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स यानी कोर्ट में केस फाइल होने से पहले ही दोनों पार्टीज मिलकर एक सॉल्यूशन निकाल सके। तो दोस्तों परमानेंट लोक अदालत का मेन ऑब्जेक्टिव है एफोर्डेबल, स्पीडी और एमिकेबल सेटलमेंट प्रोवाइड करना, स्पेशली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स में जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन etc। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की लीगल बेसिस और परमानेंट लोक अदालत के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे रीजन्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। यहाँ पे पहला पॉइंट है टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो सबसे पहली वजह थी सबको न्याय का बराबर मौका मिल सके। देश के हर सिटीजन को एफोर्डेबल, एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड करना था, स्पेशली उन लोगों को जो एक्सपेंसिव कोर्ट केसेज एफोर्ड नहीं कर सकते। इसका एम था कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित ना रहना पड़े। नेक्स्ट रीजन था यूज ऑफ कॉन्सिलिएशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो दूसरा रीजन था कॉन्सिलिएशन यानी कि सुलह के जरिए डिस्प्यूट सॉल्व करना। ये प्रोसेस ट्रेडिशनल कोर्ट से अलग होता है। यहाँ पहले दोनों पार्टीज को समझा बुझाकर पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होती है जो टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। नेक्स्ट रीजन है टू रिमूव लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोक अदालत। तो तीसरी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि नॉर्मल लोक अदालत में कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे लोक अदालत सिर्फ तभी डिसीजन दे सकता है जब दोनों पार्टीज एग्री करे, लेकिन अगर सेटलमेंट ना हो तो कुछ नहीं होता। परमानेंट लोक अदालत को इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बनाया गया था, जहां डिसीजन लेना पॉसिबल हो चाहे एग्रीमेंट ना हो। नेक्स्ट रीजन था अर्जेंट नीड टू रिजॉल्व पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिस्प्यूट्स, यानी कि चौथा रीजन था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम वाले केसेज को जल्दी सॉल्व करना। इनका पब्लिक से डायरेक्ट संबंध होता है और डिले से लोगों को हर रोज़ परेशानी होती है। परमानेंट लोक अदालत इनको स्पीडीली हैंडल करता है विदाउट गोइंग टू कोर्ट। यहाँ पे नेक्स्ट रीजन था टू रिड्यूस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स। तो आखिरी रीजन थी कोर्ट्स के ऊपर का बोझ कम करना। हमारे रेगुलर कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन है। पीएलए सिस्टम ने छोटे और सिविल मैटर्स के केसेज को अर्ली स्टेज पे ही निपटाने का एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि जुडिशियरी पर अननेसेसरी प्रेशर ना हो। तो दोस्तों ये थे 5 स्ट्रॉन्ग रीजन्स जिनके चलते परमानेंट लोक अदालत को एस्टैब्लिश किया गया। एक ऐसा सिस्टम जो सस्ता, तेज़ी से काम करने वाला और सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे परमानेंट लोक अदालत के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स ही पीएलए को एक यूनिक और पावरफुल लीगल प्लेटफॉर्म बनाता है
तो चलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहला फीचर कहता है कि परमानेंट लोक अदालत का कंपोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें एक चेयरमैन होता है जो एक सर्विंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर के पद पर रहा हो, और उसके साथ 2 और मेंबर्स होते हैं जिन्हें लीगल, सोशल या पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस होता है। ये इंश्योर करता है कि डिसीजंस वेल बैलेंस्ड और फेयर हो। नेक्स्ट फीचर परमानेंट लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस फीचर इसमें ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स आते हैं, यानी ऐसे इशूज जो आम आदमी के डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएलए कैन डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स इफ नो सेटलमेंट। तो देखिए ये एक यूनिक फीचर है। अगर दोनों पार्टीज मिलकर सेटलमेंट नहीं करते तो पीएलए केस को मेरिट्स के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, और इसका डिसीजन कोर्ट के जजमेंट जैसा होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है पीएलए इज फास्टर इवन बिफोर लिटिगेशन स्टार्ट्स। तो देखिए परमानेंट लोक अदालत में केस तब भी फाइल किया जा सकता है जब कोर्ट में अभी तक कोई केस फाइल ही नहीं हुआ हो, यानी ये एक प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म है जहां बिना कोर्ट प्रोसेस के मैटर जल्दी सुलझा लिया जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है परमानेंट लोक अदालत का डिसीजन बाइंडिंग होता है, मतलब पार्टीज को उसे मानना पड़ता है। ये डिसीजन प्रॉपर हियरिंग, एविडेंस और आर्गूमेंट्स के बाद दिया जाता है, इसलिए ये लीगली एनफोर्सिएबल होता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा परमानेंट लोक अदालत एक ऐसा सिस्टम है जो क्विक, फेयर और अफोर्डेबल जस्टिस का प्रॉमिस करता है, स्पेशली उन डिस्प्यूट्स के लिए जो पब्लिक सर्विसेज से जुड़े होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे फैमिली कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि फैमिली कोर्ट होता क्या है। तो देखिए ये एक स्पेशल टाइप की कोर्ट होती है जो सिर्फ फैमिली से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाई गई है, जैसे कि डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस और मैरिटल इशूज। इनका मकसद होता है कि लीगल डिस्प्यूट्स को थोड़ा इनफॉर्मल, समझदारी और संवेदनशील तरीके से सुलझाया जाए। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि फैमिली कोर्ट्स का कानूनी आधार है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। इस एक्ट के थ्रू सरकार ने डिसाइड किया कि हर सिटी या डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोर्ट्स बनाई जाए जो सिर्फ फैमिली मैटर्स को ही डील करे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली कोर्ट के बारे में। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉन्सिलिएशन को प्रमोट करना, यानी कि दोनों तरफ के बीच समझौता करवाना। यहाँ पे कोर्ट पहले कोशिश करती है कि मैटर कोर्ट के डिसीजन तक ना जाए और पार्टीज आपस में ही पीसफुली इशू रिजॉल्व कर ले। यहाँ पे दूसरा गोल है इन केसेस को जल्दी निपटाना, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट्स इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं, इसलिए फैमिली कोर्ट्स ट्राई करती है कि केसेस ज़्यादा टाइम तक ना चले और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फैमिली कोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर ये है कि फैमिली कोर्ट्स का सेटअप स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये काम कंसल्टेशन के साथ होता है, मतलब हाई कोर्ट और कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ के सलाह मशवरा लेकर ये स्थापित किए जाते हैं। इससे इंश्योर होता है कि कोर्ट सही जगह पर और सही तरीके से एस्टैब्लिश किए जाएं। यहाँ पे दूसरा फीचर ये कहता है कि फैमिली कोर्ट्स में जजेस को स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, स्पेशली फैमिली लॉ के एरिया में। इनका काम सिर्फ कानून समझाना नहीं होता, बल्कि फैमिली डिस्प्यूट्स को संवेदनशील तरीके से हैंडल करना भी होता है। नेक्स्ट फीचर ये कहता है कि फीमेल जजेस को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। इससे इंश्योर किया जाता है कि वोमेन लिटिगेशंस कंफर्टेबल फील करे और कोर्ट का एनवायरनमेंट जेंडर सेंसिटिव हो। नेक्स्ट फीचर है काउंसिलर्स असिस्ट फैमिली कोर्ट्स, यानी कि फैमिली कोर्ट्स में काउंसिलर्स भी होते हैं जो पार्टीज को इमोशनल सपोर्ट देते हैं और समझौता करने में मदद करते हैं। ये काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब चिल्ड्रन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर ये कहता है
कि इन कोर्ट्स का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे रेगुलर कोर्ट्स जैसे स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर्स या एविडेंशियरी रूल्स नहीं होते, ताकि लोग बिना डर के अपनी बात रख सके। नेक्स्ट फीचर है इट फोकसेज ऑन रिकॉन्सिलिएशन। तो देखिए, फैमिली कोर्ट का मेन फोकस होता है रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि समझौता। यहाँ पहले हर पॉसिबल एफर्ट किया जाता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझे और डिस्प्यूट कोर्ट के डिसीजन के बिना ही सोल्व हो जाए। नेक्स्ट फीचर है पार्टीज हैज़ राइट टू लीगल एड एंड अपील टू हाई कोर्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि पार्टीज को लीगल एड का राइट होता है। मतलब अगर किसी के पास लॉयर अफोर्ड करने का पैसा नहीं है तो उन्हें मदद मिलती है। और अगर किसी को यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आए तो हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक फैमिली कोर्ट्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो न्याय को गांव-गांव तक ले जाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद है कि हर नागरिक तक आसान, सस्ता और तेज़ी से न्याय पहुंच सके। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत लाया गया था। ये एक स्पेशल कानून है जो रूरल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। अगर एम की बात करें तो इसका पहला एम था न्याय को ज़मीन तक ले जाना, यानी ग्रासरूट्स लेवल पे। ये इंश्योर करता है कि गांव के लोगों को इजीली न्याय मिल सके बिना ज़्यादा मुश्किल के। यहाँ पे दूसरा एम है टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी फॉर ऑल सिटीजन्स। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिस्टम के थ्रू न्याय लिटरली लोगों के घर के पास पहुंचता है। कोर्ट्स गांव में लगते हैं ताकि लोगों को शहरों के कोर्ट तक ना जाना पड़े। तो दोस्तों, ये था ग्राम न्यायालय का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे रीजन्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय। तो देखिए, ग्राम न्यायालय का एस्टेब्लिशमेंट एक सोची समझी जुडिशियल रिफॉर्म का हिस्सा था। इसका मेन फोकस था रूरल पॉपुलेशन को जुडिशियल रिफॉर्म से जोड़ना और उनके लिए न्याय को आसान बनाना। कई इम्पोर्टेंट कारण थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शेप दिया। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे पहला कारण था एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर एज पर आर्टिकल 39A। तो देखिए, आर्टिकल 39A के तहत स्टेट का ड्यूटी है कि सभी नागरिकों को लीगल एड प्रोवाइड करे और न्याय तक उनकी आसानी से पहुंच हो। ग्राम न्यायालय का ऑब्जेक्टिव था गरीब और दूर दराज के लोगों तक न्याय पहुंचाना, जहां वो पहले मुश्किल से पहुंच पाते थे। नेक्स्ट कारण था जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंडर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स काफ़ी प्रचलित हुए हैं, जैसे लोक अदालत और मेडिएशन। ग्राम न्यायालय भी इसी प्रोसेस का एक एक्सटेंशन है, जहां तेजी से और बिना टेक्निकल जटिलता के केसेज का समाधान होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कारण था सपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। तो देखिए, लॉ कमीशन की 114th रिपोर्ट ने रूरल जस्टिस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने और एक्सेसिबल बनाने की बात की थी। उस रिकमेंडेशन के सपोर्ट से ग्राम न्यायालय को इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिली। नेक्स्ट कारण था एम्पावरमेंट थ्रू अफोर्डेबल एंड स्पीडी जस्टिस। तो देखिए, अफोर्डेबल और तेज़ी से मिलने वाले न्याय के जरिए समाज के कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए न्याय की उम्मीद कर पाते हैं, तभी असली एम्पावरमेंट का अर्थ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ग्राम न्यायालय एक ऐसी जुडिशियल मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है जो इंक्लूसिव, स्पीडी और लो कॉस्ट जस्टिस के लिए बना है। इन रीजन्स ने इस सिस्टम को मजबूती से एस्टैब्लिश करने का ग्राउंड वर्क तैयार किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
अब हम समझने वाले हैं फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय। तो देखिए, ग्राम न्यायालय के कुछ खास फीचर्स है जो इसे दूसरे कोर्ट से अलग और इफेक्टिव बनाते हैं। इन फीचर्स की वजह से ये कोर्ट्स रूरल एरियाज में जल्दी, सही और आसान न्याय देने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे पहला फीचर है, इट इज़ प्रिसाइडेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यानी कि ग्राम न्यायालय का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दिया गया है। ये क्वालिफाइड ऑफिसर होते हैं जो दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, इट इज सेटअप एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल। इसका मतलब है कि ये न्यायालय ब्लॉक लेवल यानी पंचायत समिति के स्तर पर स्थापित किया जाता है। पंचायती राज सिस्टम में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल यानी पंचायत समिति इनमें बीच का स्तर होता है। ग्राम न्यायालय को यहाँ स्थापित करने का मकसद ये है कि आसपास के कई गांव के लोगों को आसानी से न्याय मिल सके बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को न्याय प्राप्त करना ज़्यादा एक्सेसिबल और कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर कहता है कि ग्राम न्यायालय मोबाइल कोर्ट्स भी चलाती है जो डायरेक्टली गांव-गांव जाके केसेस सुनवाई करते हैं। इनका जुरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले संभालता है। नेक्स्ट फीचर है, इट फॉलोस हमारी प्रोसीज्योर एंड नेचुरल जस्टिस। तो देखिए, यहाँ केसेस का निर्णय समरी प्रोसीज्योर के थ्रू होता है जो सिंपल और तेज़ी से होता है। साथ ही नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर कहता है कि अगर किसी पार्टी को डिसीजन पसंद नहीं आया तो क्रिमिनल केसेज में अपील सेशन कोर्ट में की जा सकती है और सिविल केसेज में अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जा सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है, प्ली बार्गेनिंग इज अलाउड इन ग्राम न्यायालय। यानी कि प्ली बार्गेनिंग ग्राम न्यायालय में अलाउड होती है, जिसका मतलब है कि आरोपी अपना जुर्म कबूल करके समझौता कर सकता है। इससे केस जल्दी सुलझ जाता है और कोर्ट का समय भी बचता है। ये मोस्टली छोटे मोटे क्रिमिनल केसेज में होता है जहां सज़ा हल्की होती है। तो दोस्तों, ये थे ग्राम न्यायालय के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस सिस्टम को गांव के लोगों के लिए एक्सेसिबल, तेज़ी से न्याय देने वाला और प्रैक्टिकल बनाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ग्राम न्यायालय के बारे में। तो देखिए, ग्राम न्यायालय का लीगल फ्रेमवर्क उन्हें अधिकार और दायित्व देता है जिससे ये इफेक्टिवली काम कर सके। इस फ्रेमवर्क में कई इंपॉर्टेंट प्रोविजन शामिल है जो इन कोर्ट्स को सही दिशा देते हैं। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि ग्राम न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। ये शेड्यूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि इन कोर्ट्स को कौन से सिविल और क्रिमिनल मामले देखने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटर एंड स्टेट्स कैन अमेंड शेड्यूल्स। यानी कि इस प्रोविज़न के तहत सेंटर और स्टेट्स दोनों को अधिकार दिया गया है कि वो इन शेड्यूल्स में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। ये इसलिए ताकि लोकल ज़रूरतें पूरी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्राम न्यायालय कॉन्सिलिएशन इज एनकरेज्ड बिफोर ट्रायल्स। यानी कि ग्राम न्यायालय में ट्रायल शुरू होने से पहले ही पार्टीज के बीच समझौता यानी कॉन्सिलिएशन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे केसेस जल्दी और पीसफुली सुलझ जाते हैं और कोर्ट का बोझ भी कम होता है। तो दोस्तों, ये लीगल फ्रेमवर्क ग्राम न्यायालय को मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। इससे ये अपना काम गांव के लोगों के लिए आसान और प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम जानेंगे चैलेंजेस ऑफ ग्राम न्यायालय। तो यहाँ पे पहला चैलेंज है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड रिलक्टेंट ऑफिशियल्स। तो देखिए, ग्राम न्यायालय के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ऑफिशियल्स के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन। कई बार ऑफिशियल्स इन कोर्ट्स को लेकर इंटरेस्टेड नहीं होते
या रिलेक्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चैलेंज है लॉजिस्टिकल गैप्स, यानी कि ग्राम न्यायालय में लॉजिस्टिकल इशूज भी बड़े हार्डल्स होते हैं, जैसे नोटारीज की कमी और जुरिस्डिक्शन का ओवरलैप होना। मतलब कभी कभी किसी केस का डिसीजन किस कोर्ट में होगा ये क्लियर नहीं होता, जिससे कन्फ्यूजन और डिले होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2013 के एक कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने आई कि ग्राम न्यायालय को ज़्यादा फोकस तालुका लेवल पर देना चाहिए, जहाँ रेगुलर कोर्ट्स नहीं होते। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ ही चैलेंज भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का फाइनली सबऑर्डिनेट वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आज हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स और लोक अदालत सिस्टम ग्राउंड लेवल पे न्याय प्रदान करते हैं। इन कोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आम आदमी तक जस्टिस पहुंचाते हैं क्विकली और इफेक्टिवली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।